चलिए जी शुरुआत करते हैं। काम सबका कंप्लीट हो गया है? अंगद, समीर, आकाश, भौमिक, दिलीशा, दिया, ध्वनि, मौली, बाकी सबका भी अटेम्प्ट हो गया ना सारा? ओके। आज मैं अभी उसके पहले डाउट्स लूंगा। डाउट्स में मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो आप अपने स्टेप्स भी टैली कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने किया और आपके स्टेप्स गलत हो। इसमें ऐसा कई क्वेश्चंस में हो जाता है, तो मैं एक बार सारे ही कर रहा हूं। फर्स्ट 3 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं लास्ट क्लास में। आई एम स्टार्टिंग विद द फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, वो कह रहा है टू फ्री पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4Q आर एट अ डिस्टेंस L अपार्ट। दो पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस क्यू प्लस 4Q, L डिस्टेंस अपार्ट है। A third charge capital Q is so placed that the entire system is in equilibrium. अब दो अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा, तो थर्ड चार्ज जो होगा वो बीच में ही कहीं पे होगा, क्योंकि उसको भी इक्विलिब्रियम आना है। तो इससे x डिस्टेंस दूर मान लिया। सो दूसरे वाले से कितना डिस्टेंस आया? L माइनस एक्स। सो फॉर कैपिटल Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, कैपिटल Q के इक्विलिब्रियम के लिए दोनों की फोर्सेस क्या होनी चाहिए? बैलेंस। के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के 4Q कैपिटल Q बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू क्यू कैंसिल, स्क्वायर रूट लोगे 1 बाय एक्स इज 2 अपॉन L माइनस एक्स, L माइनस एक्स इक्वल टू 2x, x इक्वल टू L बाई 3। ये तो आया कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम। अब हम आ जाते हैं स्मॉल q और 4Q के इक्विलिब्रियम पे। किसी का भी ले लो, लेट्स सपोज मैं स्मॉल q का इक्विलिब्रियम ले रहा हूं। सो अब प्लस 4Q इसको रिपेल करेगा, प्लस q इसको अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल मुझे नहीं पता, तो इसीलिए हम ऐड करके इक्वल टू 0 करेंगे। फॉर स्मॉल q टू बी इन इक्विलिब्रियम, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वजह से इस पे के क्यू 4Q बाई एल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। के और Q कॉमन निकल के खत्म। कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है L बाई 3, L स्क्वायर बाई 9 प्लस 4Q बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 0। एल स्क्वायर खत्म, सो 9 कैपिटल Q इज माइनस 4 स्मॉल q, तो कैपिटल Q आ गया माइनस 4 बाय 9 स्मॉल q। ये रिलेशन आ गया इन दोनों का। सबको क्लियर है ये? ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 तो सबका हो गया होगा आई गेस। किसी का डाउट है? 5 सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। 4Q लेके, ये 4E और E है, बात एक ही है। उसमें QQ कट गया था, इसमें E कट जाएगा। सेम सिक्स्थ में क्लास में करा चुका हूं। डिस्टेंस मैंने D लिया था, इसमें 6 से लिया है, बाकी सब कुछ सेम है। फिफ्थ और सिक्स्थ किसी का नहीं आया हो तो बताइए, वो मैं कर देता हूं। तो 6 में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स ही है ना? एक मिनट, सिक्स्थ अभी छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्ड मैंने यूज कर दिया इसमें, ये आगे के एक्सरसाइज में करा दूंगा, छोड़ दो अभी सिक्स्थ। फिफ्थ तो हो गया ना सबका? मतलब मैग्नीट्यूड में 4E बड़ा होगा या E बड़ा होगा? 4E बड़ा होगा बेटा। सेवेंथ देखिए, सेवेंथ कह रहा है 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ वैल्यूज Q एंड 2Q आर केप्ट एट डिस्टेंस D अपार्ट। हाँ जी, चार्ज है वो E के पास होगा। हाँ, पर होगा तो बीच में ना। यस सर। हाँ, तो E से आंसर A बाई 3 आ जाएगा, 2E से आंसर 2A बाई 3 है। बात एक ही है, दोनों आंसर सही है बेटा। ओके सर। Seventh, 2 point electric charges of values Q and 2Q are kept at D distance apart. D distance apart.
from each other in air. A third charge, capital Q, is to be kept along the same line such that in such a way that the net force acting on Q and 2Q is 0. So इधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो. अगर इधर मानोगे, अगर तुमने सही तरफ माना तो पॉजिटिव आंसर आएगा, उल्टी तरफ मान लिया तो नेगेटिव आंसर आएगा. सो लेट्स सपोज मैं इस तरफ मान लेता हूं, x डिस्टेंस दूर, ये और ये इक्विलिब्रियम पे है, इसका इक्विलिब्रियम नहीं बोला. सो स्मॉल q का इक्विलिब्रियम करते हैं. फॉर स्मॉल q टू बी इन इक्विलिब्रियम, kq 2q by d square plus k कैपिटल Q by d plus x का स्क्वायर. सम कितना हुआ? 0. k और q कैंसिल हो गए. मेरे पास आया 2q by d स्क्वायर इज माइनस कैपिटल Q by d plus x का होल स्क्वायर. इसी तरह 2q के इक्विलिब्रियम पे चलते हैं. फॉर 2q to be in equilibrium, दोनों की वजह से सम 0. k q 2q by d square plus k capital Q 2q by x square must be equal to 0. k और 2q कॉमन निकल के खत्म. स्मॉल q by d square is equal to minus capital Q by x square नंबर 2. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए. डिवाइडिंग 1/2. फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो. 2q by d स्क्वायर डिवाइडेड बाय q by d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस q by d प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस q by x स्क्वायर. कट पिट के ये आया 2, राइट साइड हो गई x स्क्वायर बाई डी प्लस एक्स का स्क्वायर. स्क्वायर रूट लो. रूट 2 इंटू डी प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स. रूट 2d इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस रूट 2. तो x आया नेगेटिव ऑफ रूट 2d अपॉन रूट 2 माइनस 1. मतलब x मेरा नेगेटिव आ रहा है. ये 1 माइनस रूट 2 था ना, उसमें से माइनस मैंने कॉमन ले लिया. x नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये मैंने राइट साइड पे माना है, तो ये एक्चुअल में इससे इस तरफ इतने डिस्टेंस दूर है. तो आप खुद देखो, 2d से इस तरफ यहां पे कई डिस्टेंस आएगा. ये उसमें से d सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला आंसर आ जाएगा जो बुक में दिया हुआ है, नोट्स में. ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? तो दोनों ठीक माने जाएंगे. जो आंसर नोट्स में दिया हुआ है वो d से डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस दिया हुआ है. मैंने जो निकाला इससे डिस्टेंस निकाल लिया और उल्टी तरफ निकाल लिया, तो एक्चुअल आंसर रिवर्स डायरेक्शन में है. बट ये भी ठीक माना जाएगा, गलत नहीं है. माइनस का मतलब हुआ कि इट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, हाँ जी. इसमें तो चार्जेस सिमिलर है, तो कैपिटल क्यू बीच में नहीं होना चाहिए. वो तब होना चाहिए जब कैपिटल क्यू का इक्विलिब्रियम बोला हो. हमें तो कैपिटल क्यू का इक्विलिब्रियम बोला ही नहीं है. ओके सर. हमें स्मॉल क्यू और 2q का इक्विलिब्रियम बोला है ना. हाँ. ठीक है, आप बीच में भी लोगे तब भी आ जाएगा आंसर. सो मतलब क्यू का इक्विलिब्रियम मेंशन ना हो तो हमें बाहर लेना. मर्जी है आपकी, बीच में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी आ जाएगा आंसर. तो मैंने बीच में लेके फोर्सेस इक्वेट कर दी. किसकी एक मिनट बेटिया, किसकी? स्मॉल क्यू और 2q की थी ना. नहीं, फिर कैपिटल क्यू. क्यों की थी? कैपिटल क्यू तो इक्विलिब्रियम में दिया ही नहीं है. ठीक है ना, मिल गई गलती. तो मैं बीच में लेकर क्यू और कर सकते हो, कर सकते हो. करूं? देखो, अगर आप बीच में लेके करते तो ऐसे होता. यहां करता हूं मैं. अगर मैंने लिया q 2q, बीच में ले लिया कैपिटल Q, ये भी इक्विलिब्रियम पे, ये भी इक्विलिब्रियम पे. इसके इक्विलिब्रियम की क्या बनी? ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है d. अब स्मॉल q से डिस्टेंस निकाल रहा हूं. k q बाई एक्स स्क्वायर प्लस k, इसकी वजह से इस पे 2q बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 0. के क्यू कॉमन निकल के खत्म. आपके पास आया q बाई एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव 2q बाई डी स्क्वायर. अब 2q का इक्विलिब्रियम लेते हैं. k q 2q बाई डी स्क्वायर
प्लस के कैपिटल क्यू 2q बाय डी माइनस एक्स का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये डी माइनस एक्स हो गया ना, सो के और 2q खत्म, q बाई डी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, या कैपिटल Q बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू माइनस क्यू बाई डी स्क्वायर। नंबर 2, दोनों को डिवाइड करो। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्यू बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2q बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस क्यू बाई डी स्क्वायर। माइनस माइनस कट गया, इधर क्यू क्यू कट गया, डी माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज 2, स्क्वायर रूट लूंगा, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 2x, सो x आ गया d अपॉन रूट 2 प्लस 1। समझ में आया? हाँ जी। तो मैंने जो 2 पे 4 का पहले था बोलता उसको मैंने पुट करी तो मेरा आंसर आ गया। दोबारा बोल, बीच में आवाज तेरी कट गई बेटा। सर मतलब मैंने 2 से पहले 4 निकाला जो वेट कर रहा था। तूने ऐड करने की जगह सुन, तूने ऐड करने की जगह इक्वेट किया ना बेटे, माइनस कट गया, बात वही है, ठीक है। बट ऐड करके 0 करना, क्योंकि आपको फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी ना गिवन है। आपको साइन पता है क्वेश्चन में? तो फिर ठीक है, फर्क ये आया है कि देखो इसमें जो मैंने किया x राइट साइड पे लिया, एक्चुअल में वो लेफ्ट साइड पे होगा इससे, तभी मेरा आंसर यहां से नेगेटिव आया। और यहां मैंने डिस्टेंस 2q से निकाला है, यहां मैंने डिस्टेंस q से निकाला है। q से निकाल रहा हूं, ये आंसर आ रहा है। 2q से निकालूंगा आंसर, d में से माइनस करो, करके देख लो ना x की वैल्यू कितनी आई यहां पे। यहां x की वैल्यू आई √2d अपॉन √2 माइनस 1, मतलब नेगेटिव में इस तरफ आई है। तो q से डिस्टेंस कितना होगा? q से डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस एक्स, या सीधी वैल्यू अगर देखो डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल q वो हो जाएगा d प्लस एक्स, करके देख लो, d माइनस √2d अपॉन √2 माइनस 1, एलसीएम लो √2 माइनस 1, √2d माइनस d माइनस √2d, आ रहा ना आंसर, d अपॉन √2 प्लस 1 रूट। हाँ जी बेटे, आप डायरेक्शन अगर पता है आपको तब आप इक्वेट करोगे। दोनों बता, मतलब उसमें बताया हुआ तो पॉजिटिव है दोनों। किसने बोला? क्यू एंड टू क्यू बोला है ना? वो है ना, कैपिटल क्यू पता है पॉजिटिव है नेगेटिव है? अच्छा ठीक है। नहीं पता ना, हाँ जी। कॉपी कर लीजिए। पर आंसर तो सिंपली आ रहा है। बेटे माइनस कट गया इसीलिए आ रहा है, अच्छा ठीक है। करिए, दोनों कॉपी करिए। आपको ये ज्यादा जल्दी स्ट्राइक करेगा, आपको ये ज्यादा जल्दी स्ट्राइक करेगा, तो बेटर रहेगा आप यही सीधा कॉपी करो, इसको छोड़ दो भले, ये ज्यादा जल्दी आपको स्ट्राइक करेगा कि बीच में प्लेस करना। सो इसको करना है कॉपी। एक मिनट।
सर हाँ जी, सर जो आपने जो नेचर मेथड लिखा है जिसमें आपने बीच में लिए तो उसमें तो ऑब्वियसली दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तभी तो वो बेटे अगर ठीक है, आप ऑब्वियस चला लो या फिर आप देख लो जो क्वेश्चन में गिवन है। जो क्वेश्चन में गिवन है आपको वो फॉलो करना है ना। ये ऑब्वियसली वो नेगेटिव होना चाहिए तभी वो आपका ए वो होगा, इक्विलिब्रियम होगा। यस बट ऑब्वियस से लेके मत चलो ना। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा तभी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, बट वो क्वेश्चन में तो नहीं गिवन ना, तो इसीलिए ऐड करके इक्वल टू 0 किया था। ये वाला कॉपी कर लेना मेथड रादर देन दैट, ये आपका इजी हो जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ये कर लिया कॉपी, तो आगे चलूं। फोर्थ तो हो गया ना। 8th 9th देखिए, ये मिटा दूं बेटा। Yes. हो गया भौमिक। अच्छा, बाकी किसी और ने किसने बोला था रुकने के लिए? चल आगे देखते हैं। 8th 9th, 8th कह रहा है अ पॉइंट चार्ज ऑफ मास ऑफ वैल्यू कैपिटल Q इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। एक कैपिटल Q चार्ज है, इट इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। आ गया। Another body of mass m is held vertically above it at a distance r meters from it. एक बॉडी को यहां पे फिक्स कर दिया, स्मॉल m मास की है। How much charge should be given to this body so that it stays in equilibrium? अभी एक बात सुनो, वेट इसका नीचे लगेगा तो ये बॉडी नीचे गिरेगी। अब मैं चाहता हूं कि ये हवा में लटकी रहे, इसका मतलब इसके वेट को बैलेंस करना पड़ेगा मेरे को। तो वेट को बैलेंस करने के लिए मान लिया मैंने Q चार्ज दिया, Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, जिसकी वजह से इसका वेट बैलेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगी? बैलेंस कर देगी। सो इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट के इक्वल होगी, हां कि ना? किसी को स्टेप में दिक्कत? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट विल बी इक्वल टू द वेट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? K कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर। ये mg को क्या करेगी? बैलेंस करेगी। मतलब स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी mg r स्क्वायर अपॉन k कैपिटल Q। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालो, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg r स्क्वायर अपॉन कैपिटल Q। क्लियर सबको? ये समझ में आ गया लॉजिक? किसी को दिक्कत इस पूरी चीज में? आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉडी कैरिंग अ चार्ज कैपिटल Q इज हेल्ड, 9th क्वेश्चन, is held fixed at the foot of a smooth incline of inclination alpha. अल्फा इंक्लिनेशन है, यहां पे एक बॉडी है, इसको आपने यहां रखा, यहां पे कैपिटल Q चार्ज है। इस बॉडी का वेट नीचे लगेगा, mg के कंपोनेंट्स mg cos और नीचे हुआ mg sin। अब आगे क्वेश्चन में बोला another body of mass small m is kept on the inclined at a distance r meters from fixed charge
हाउ मच चार्ज शुड बी गिवन टू दिस बॉडी सो दैट इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम। ये बॉडी को कितना चार्ज दूं कि इक्विलिब्रियम में रहे। मान लिया क्यू चार्ज दिया, तो ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को क्या करेगा, रिपेल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगी। इसके इक्विलिब्रियम में होने के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब किसके इक्वल होना चाहिए, mg साइन अल्फा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, k q1 q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर mg साइन अल्फा के इक्वल। तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg r स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन कैपिटल Q। क्लियर सबको ये। भौमिक, दिया, सतीश, एकस, एकम, Yes, sir. नेक्स्ट। ये था नंबर 9। अब आ जाते हैं 10th पे। 10th पे कह रहा है two charges small q and minus 3q are placed fixed on x axis separated by distance d। एक चार्ज है q और एक चार्ज है -3q, d डिस्टेंस अपार्ट आपने इन दोनों को रख दिया। what should be the third charge minus, where should the third charge plus 2q be placed so that it does not experience any force। मतलब ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कहां पे प्लेस करूंगा, Q की तरफ, हाँ की ना। चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड, इधर प्लेस कर दिया 2q एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस। तो फोर्सेस इसकी वजह से इस पे और इसकी वजह से इस पे इक्वेट कर दो। k q 2q by x square must be equal to k 2q 3q by d plus x का स्क्वायर। k 2q कैंसिल, स्मॉल q भी कैंसिल, स्क्वायर रूट करोगे 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3 अपॉन डी प्लस एक्स। तो d प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x, x की वैल्यू आ गई d अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर, किसी को दिक्कत। आ जाते 11th पे। 11th कह रहा है a charge capital Q is kept fixed on a rough horizontal table। एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, रफ तो फ्रिक्शन है, यहां पे आपने कैपिटल Q को फिक्स रख दिया। Another body of mass small m is kept free from this charge at a distance r meters from it। r मीटर दूर आपने एक बॉडी को रख दिया। What can be the range of charge given to this body so that it stays in equilibrium with respect to fixed charge। आप इसको Q अमाउंट ऑफ चार्ज दोगे तो ये इसको फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से ये वाला चार्ज भागेगा, उसको भागने से फ्रिक्शन रोकेगी, हाँ की ना। जब कोई बॉडी भागने लगती है तो उसको फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को। सो फॉर स्मॉल q टू रिमेन एट रेस्ट, इसको अगर रेस्ट पे रखना है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए फ्रिक्शन के, हाँ की ना। फ्रिक्शन क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। सो मोशन में बॉडी ने नहीं आना, तो जो फोर्स है वो कम होनी चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, k q बाय आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू mg, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो स्मॉल q कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू mg आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल Q। समझ में आ गए सबको ये चारों क्वेश्चन। कॉपी कीजिए, पहले यहां तक लिख लीजिए, देन वील प्रोसीड आगे।
अर्गुन नहीं आई? अर्गुन? जब हो जाए सबका तो बता दीजिएगा, आगे प्रोसीड करेंगे। आकाश हो गया? ध्वनि? Yes, sir. किसी का रह गया तो बोलिए। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है two identical charged particles each carrying capital Q are held r meters away from each other। दो चार्जेस हैं, दोनों पे चार्ज है कैपिटल Q, r मीटर्स दूर आपने रख दिया। ओके, another point charge of value plus Q is held at r/2 from the two charges। मिडल स्मॉल q रख दिया। प्रूव दैट द चार्ज Q इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये A पॉइंट मान लिया, B पॉइंट मान लिया। इसकी वजह से अगर रिपल्सिव है तो इसकी वजह से भी रिपल्सिव होगी। सो F1 विल बी इक्वल टू F2, या F1 कितना हुआ, KQQ बाय r/2 का स्क्वायर। F2 भी इसी के इक्वल है। F1 F2 दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर नेट फोर्स on small q will be 0 because F1 and F2 are equal and opposite। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? आगे आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए कौन प्लस कौन माइनस वो पता होना चाहिए। कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट लेके चलोगे, तीनों का साइन नहीं गिवन तो तीनों को प्लस लेंगे, अगर नहीं होता तो गिवन होता।
So identify the nature of the equilibrium if charge q is displaced along the line joining the two charges. ध्यान दीजिए, ये कैपिटल Q, ये कैपिटल Q, बीच में स्मॉल q. अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो कैपिटल Q की रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगी. सो इट इज पुश्ड बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम. तो ये कौन सा हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो आप लिखोगे इफ स्मॉल q इज slightly displaced, if small q is slightly displaced along the line joining, then it will be pushed back towards equilibrium. Small q को slightly displace करता हूं तो it will be pushed back towards equilibrium. Therefore, equilibrium is stable. ठीक है बेटा, ये तो सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, सबको समझ में आ गया यहां तक? किसी को कोई इशू है? सतीश, नमन, सिराज? Okay, second part. Also identify the nature of equilibrium if Q is displaced perpendicular to the line joining. ये small q perpendicular to the line joining करता हूं तो ये वाला रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. लिखोगे इसको कैसे लिखोगे? When it is slightly displaced, यही सेम चीज. When q is slightly displaced, when small q is slightly displaced along perpendicular line, it is pushed away from equilibrium. Therefore, equilibrium is unstable. ठीक है बेटा? Therefore, equilibrium is unstable. इसके बाद कह रहा है थर्ड पार्ट, रिपीट द सेम क्वेश्चन इफ q is replaced by another charge whose value is minus q. So अगर माइनस q होगा तो ये q बीच में माइनस q. स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इट इज पुल्ड अवे, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल. q माइनस q ऊपर की तरफ लेके जाओगे, ये भी खींचेगा, इट इज पुश्ड बैक, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल. तो रिवर्स केस हो जाएंगे, जहां स्टेबल था वहां अनस्टेबल बन जाएगा, जहां अनस्टेबल था वहां स्टेबल बन जाएगा. क्लियर है सबको ये? जी वो जो स्टेबल वाली सिचुएशन है उसमें तो एसएचएम होगा ना? हाँ बेटे, हर स्टेबल वाले में एसएचएम होता है. जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा एसएचएम होगा ही होगा. ये तो लिखवाया भी था ना मैंने, जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो एसएचएम होता है. ठीक है, प्लीज लिख लीजिए इसको. हाँ जी, तो यहाँ पे वो दोनों केसेस के अंदर बता रहा है कि क्यू को जब हम लोग माइनस क्यू से रिप्लेस करें, तो दोनों केस बोला तो है उसने, रिपीट करने को बोला है पूरा क्वेश्चन.
स्टेबल, हाँ जी लास्ट वाला पार्ट स्टेबल कैसे? बेटा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा, तो वापस पुल होगा कि नहीं होगा? डन सबका? नोट्स खोलिए, पेज नंबर निकालिए 12, पेज 12, पेज 12 में 1.10 में आपको करा चुका हूं, ये इक्विलिब्रियम वाला सारा खेल जो हमने लास्ट क्लास में किया था। 1.11 पे आ जाते हैं, इसका नाम है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। वेनेवर वी से कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि आपको सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज दोनों देखनी होती है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की सबसे पहले क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? सबसे पहली सिमिलैरिटी कि बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट मींस electrostatic force as well as gravitational force is inversely proportional to the square of distance। ये सबको क्लियर? दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये सबसे पहली पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है। सेकेंड पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी आप क्या बोल सकते हो? सेकेंड पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब ये कंजर्व्ड वाला नहीं है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव नेचर होता है वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ध्यान है ये बात? ग्रेविटेशन का आपने वर्क एनर्जी पावर वाले पिछली क्लास में किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, ये प्रूव आप अगले चैप्टर में जाके करोगे। So both electrostatic as well as gravitational forces are conservative in nature। ये second important point। तीसरा दोनों का कंपैरिजन में सिमिलैरिटी क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं। सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है? फोर्स विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। ये दो बॉडीज हैं, जो भी फोर्स होगी इस लाइन के अलोंग होगी, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्टिव होती थी अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। जो भी फोर्स होगी वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज होगी। ये तीन मेन क्या है? सिमिलैरिटीज। दोनों की डिसिमिलैरिटीज क्या है? सबसे पहली और सबसे मेन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं थी। दूसरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है? अट्रैक्टिव। तीसरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है। चौथी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत लंबे डिस्टेंस तक वैलिड नहीं होती। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर दूर ऑब्जेक्ट्स होंगे तब भी उनके बीच में लग सकती है। सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए, टॉपिक 1.11। फिर इसके बाद 1.12 यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी करा चुका हूं, और फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ मेन पॉइंट्स हैं। प्लीज ये तीनों चीजें पढ़ लीजिए, आपके पास 5 मिनट का समय है। टॉपिक 1.11, 1.12, 1 और फिर इंपॉर्टेंट नोट्स। इनमें अगर कोई दिक्कत है तो अभी के अभी पूछिए। इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्ट रेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि कम डिस्टेंस तक वैलिड होती है बेटा। बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट्स होंगे, फ्यू किलोमीटर्स के ज्यादा अगर गैप होगा तो दोनों के बीच में कोई फोर्स लगेगी नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन मतलब ये तो चार्ज और मास पे डिपेंडेंट होती है। कह सकते हो वो चार्ज पे डिपेंडेंट है, मास पर। ये फजूला सा है, ठीक है, कह सकते हो। अगर पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलैरिटी ना मिल रहे हो तो ये भी लिख सकते हो।
पढ़ लिया सबने? 2 मिनट और है आपके पास, यस सर पढ़ लिया। देख लीजिए, 2 मिनट और है, अगर कोई दिक्कत है तो अभी की अभी पूछ लीजिए। पेज 15 क्वेश्चन नंबर 22, पेज 15। सर हाँ जी, सर डिसिमिलैरिटीज का फोर्थ पॉइंट बताइए। बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशन से अराउंड 10⁻40 टाइम्स। ओके सर। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 22। 7:16 हुए, 7:20 तक आपके पास टाइम है दिमाग लगाने का। हाँ जी, आवाज आपकी नहीं आई, दोबारा बोलो। हेलो हाँ बोलो बेटा। क्वेश्चन 22 पेज 15 कॉन्सेप्चुअल्स का है। 15 पेज 15 क्वेश्चन 22 अटेम्प्ट करना है। कॉन्सेप्चुअल में यही है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, डाउट आता है, पहले कर लीजिए। चलिए सामने देखिए, कह रहा है स्मॉल पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास m has the charge q which is constrained to move inside a narrow frictionless cylinder. At the base of the cylinder is a point mass of charge capital Q having the same sign as small q. इस तरह से सिलेंडर दिया है, सब ध्यान देंगे प्लीज। बीच में यहां पे एक मास पड़ा, एक चार्ज है कैपिटल Q, इससे y0 डिस्टेंस पे एक बॉडी है
उसका चार्ज है स्मॉल q, इसका वेट नीचे लग रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी, तभी वो इक्विलिब्रियम में। इतनी बात तो समझ में आती है सबको कि वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। सो आप बोलोगे इफ बॉडी ऑफ मास m is in equilibrium, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट। ये सबको समझ में आता है? ये सबको समझ में आता है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होगा? के कैपिटल Q स्मॉल q बाय वाई नॉट का स्क्वायर। ये हमें mg के बराबर दे दिया, इसको रख लो संभाल के। अब अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ जाएगी। अगर मैं इस बॉडी को स्लाइटली, ये कैपिटल Q अपनी जगह पे, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊं, मान लिया कि ओरिजिनल पोजीशन से x डिस्टेंस नीचे लेके गया, तो ये गैप कितना हो जाएगा? y नॉट माइनस एक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन बढ़ जाएगी। जब रिपल्शन बढ़ जाएगी तो बॉडी इज पुश्ड बैक, तो क्या करेगी वो? SHM करेगी। इसका मतलब सो इफ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, देन रिस्टोरिंग फोर्स वो कितनी हो जाएगी? न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस वेट। हाँ कि ना? नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब ऊपर लगेगी, वो बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेट तो अपनी जगह पे ही है, दोनों सबट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी? के क्यू क्यू बाय वाई नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस mg। मानते हो यहां तक? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई स्टेप में प्रॉब्लम? दिया, दिलीशा, एकम? हाँ बेटे, जब इस बॉडी को आप नीचे लेके जाओगे तो डिस्टेंस कम हो गया इस बॉडी, इस चार्ज से। जब डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ है, वो बढ़ जाएगी, तो बॉडी पुश बैक होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माइनस वेट। अब आपको क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ कि किसके फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, कुछ प्रूविंग के लिए नहीं है। सो दो फॉर्म में रिजल्ट निकाल सकते हो इसका, एक चार्ज की टर्म्स में, एक ग्रेविटी की टर्म्स में। सो मैं दो फॉर्म्स में करूंगा। पहले मैं चार्ज की टर्म्स में निकाल के दिखाता हूं। अगर मैं चार्ज की टर्म्स में निकालना चाहता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन से mg की वैल्यू डाल दो, के क्यू क्यू अपॉन वाई नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू अपॉन वाई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मैं अब इधर से कॉमन लो, के क्यू क्यू बाय वाई नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 1 अपॉन वाई नॉट का स्क्वायर, इसमें से कॉमन लूंगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई नॉट का स्क्वायर माइनस 1। हाँ कि ना? वाई नॉट का स्क्वायर ये तो बाहर आ गया, यहां तो 1 बचा, इसमें से जब वाई नॉट का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां 1 बचेगा या एक्स बाय वाई नॉट बचेगा। अब स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इफ एक्स इज मच मच लेस देन वाई नॉट, एक काम, रुको रुको और सिंपल कर देता हूं इसको, रादर रुको, ऊपर लिख के थोड़ा सिंपलीफाई सिंपल कर देते हैं। के क्यू क्यू बाय वाई नॉट का स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचा? वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन वाई नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये बचेगा, ये बचेगा। एलसीएम लो, के क्यू क्यू बाय वाई नॉट का स्क्वायर, वाई नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर आया वाई नॉट का स्क्वायर माइनस वाई नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर, के क्यू क्यू बाय वाई नॉट का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायरिंग करो या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आइडेंटिटी मैंने लगाई,
अब आपको x बहुत छोटा बोला है y0 से, सो 2y0 माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली 2y0 लिख दोगे और y0 माइनस एक्स को भी अप्रोक्सीमेटली y0 लिख दोगे, क्योंकि x आपको बहुत छोटा बोला है। सो अगर x बहुत छोटा है तो आप ये काम कर सकते हो, सब्सटीट्यूट करो, आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स आई k क्यू क्यू बाय y0 का स्क्वायर x इंटू 2y0 अपॉन y0 का स्क्वायर, y0 से y0 कट गया, रिजल्ट आया k क्यू क्यू x इंटू 2 बाय y0 का क्यूब। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? रिदम वेट करो, इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, यहां पे mg की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, k क्यू क्यू बाय y0 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर नहीं था तो मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में। अब एलसीएम लूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सिंप्लीफाई किया। अब x बहुत छोटा है, स्लाइड डिस्प्लेस किया, तो 2y0 माइनस एक्स को ले लिया 2y0, y0 माइनस एक्स को ले लिया y0, सब्सटीट्यूट की वैल्यूज, काटा पीटा ये आ गया। अब आप बोलोगे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देयरफॉर SHM एंड फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। दोनों चीज होनी चाहिए ना, एक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो क्या हो जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपके पास आ गया, SHM प्रूव हो गया। यहां तक SHM प्रूव करने के बाद आपको टाइम ओमेगा निकालना है क्वेश्चन में, तो पहले टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। क्वेश्चन में ओमेगा बोला है, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, रीअरेंज करो, ये हो गया रूट स्प्रिंग फैक्टर डिवाइडेड बाय इनर्शिया फैक्टर। वैल्यू डालो, स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू ये होती है, स्प्रिंग फैक्टर जो एक्स के साथ होता है 2k क्यू क्यू बाय y0 का क्यूब, 2k क्यू क्यू बाय y0 का क्यूब, और इनर्शिया फैक्टर होता है मास। वैल्यू डालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालूंगा अगर, तो 2 कट जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m y0 का क्यूब। ये आंसर आ गया एक। दूसरा आंसर, यहां पे भी आंसर आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन में आपको कुछ प्रूव के लिए नहीं बोला। दूसरा आंसर एक और हो सकता है, इस स्टेप के बाद ये k क्यू क्यू की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो, k क्यू क्यू की वैल्यू, सो ये हो जाएगा रूट 2 k क्यू क्यू की वैल्यू आ गई mg y0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं सॉरी इसमें डाला था ना, y0 क्यूब m से m कट गया, y0 से y0 कट गया, 2g बाय y0। ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों आंसर्स ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि किसकी टर्म्स में करना है, तो आप जिस मर्जी टर्म्स में कर सकते हो। यहां तक लॉजिक समझ में आया? प्लीज कॉपी कीजिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो प्लीज पूछिएगा। मैथ्स 5 मिनट वेट करो बेटा, मैथ्स वाले प्लीज यहां तक कॉपी कीजिए। लास्ट के 2 स्टेप में क्या था? ये और वाले में ये k क्यू क्यू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सब्सटीट्यूट की है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। अभी इसका एक और तरीका भी बताऊंगा, पहले ये कॉपी कर लो। वंस इट इज डन देन एक और मेथड बताता हूं। 5 मिनट एक्स्ट्रा चलेंगे आज। मैथ्स वालों 5 मिनट वेट कर लो बेटा। हाँ जी बोल ऋत्विक। बेटे आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा ग्लूकॉन डी पी के बोलो। नहीं सर, मैं हाँ। कह रहा हूँ सर, तो यह नहीं हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी जो Q1 है, हाँ। उसकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नीचे होगी। बेटे स्मॉल लोगे, ऊपर लोगे, स्मॉल लोगे, अगर ऊपर लेके जाओगे तो वेट ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी तो वो नीचे आएगा, नीचे ले जाओगे तो वो ऊपर जाएगा, दोनों ही इफेक्ट चलेंगे। SHM दोनों तरफ से होता है,
क्योंकि वेट तो कांस्टेंट है ना। जब ऊपर लेके जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो जाएगी तो वो नीचे गिरेगा, नीचे लेके जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी, वो ऊपर जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में वो एसएचएम करेगा ही करेगा। तो आप चाहे ऊपर ले जाके कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके। वैसे एक और तरीका भी, तीन एसएचएम के बहुत सारे तरीके थे। एक तरीका वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला भी होता है, वो मैंने उसमें किया हुआ है नोट्स में, वो वाला मेथड उसमें किया हुआ है, वो उस पे भी आऊंगा अभी। पहले अब ये लिख लो पहले फटाफट। स्प्रिंग फैक्टर एंड इनर्शिया फैक्टर। क्या बताऊं बेटा, इनर्शिया स्प्रिंग फैक्टर तो ये होता है जो एक्स के साथ होता है फोर्स वाले एक्सप्रेशन में, इनर्शिया फैक्टर हमेशा मास होता है। ओके। भूल गई लड़की। स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका, बाद में लिख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बीच में से हट जाता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? यस सर। अगर क्वेश्चन में बोला ही होता शुरू से कि ग्रेविटी की टर्म्स में चाहिए तो मैं ये मेथड अप्लाई ही ना करता, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला, इसीलिए मैंने पहले चार्ज की टर्म्स में निकाला और फिर ग्रेविटी की टर्म्स में भी निकाल के दिखाया। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता कि जी की टर्म्स में आंसर चाहिए तो मैं पहले ही चार्ज को एलिमिनेट करता। फिर मैं क्या स्टेप्स फॉलो करता, ये स्टेप्स देखो, फिर उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना कॉपी करके। अगर कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। मैं क्या करता, ये देखो, यहां से के क्यू क्यू की वैल्यू सीधी यहां डाल देता, एम जी वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन वाई नॉट माइनस एक्स माइनस एम जी कॉमन लूंगा, अगर बचेगा वाई नॉट स्क्वायर अपॉन वाई नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे वाई नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर से वही, अगर x बहुत छोटा है y नॉट से, 2y0 माइनस एक्स को लिखेंगे 2y0 और y0 माइनस एक्स को लिखेंगे y0। सब्सटीट्यूट करोगे mg x 2y0 अपॉन y0 स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाता m2mg x अपॉन y0। अब सीधा वो इंग्लिश लिखेंगे पहले और फिर ओमेगा के लिए रूट स्प्रिंग फैक्टर अपॉन इनर्शिया फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर हो जाएगा ये 2mg बाय वाई नॉट और स्प्रिंग इनर्शिया फैक्टर m, सीधा आंसर आ गया √2g बाय वाई नॉट। ये तब करते अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता कि आपको इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तब हम सीधा ये करते। अभी हमें बोला नहीं था। देखो, अगर मैं ग्रेविटी की टर्म्स में निकालना है तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले इफेक्ट को नेग्लेक्ट हटाऊंगा, और अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चार्ज की टर्म्स में निकालना है तो ग्रेविटी को हटाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन से। चॉइस आपकी है, दोनों ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है तो आप दोनों मेथड्स कोई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों आंसर करेक्ट माने जाएंगे। हाँ, अगर प्रूविंग का क्वेश्चन आ जाता कि प्रूव दैट द ओमेगा इज इतना इतना, फिर आपको ध्यान से सोचना पड़ता। ठीक है बेटा, प्लीज लिख लीजिए इसको, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कौन सा बात? मैंने बोला क्वेश्चन में अगर गिवन होता कि हमें चार्ज की टर्म्स में, तो सिर्फ वही वाला मेथड करता। अगर क्वेश्चन में बोला होता प्रूव करो जी की टर्म्स में चाहिए, तो मैं सीधा ये करता। कुछ बोला नहीं है तो दोनों ठीक है। हाँ जी, क्यों करें, क्यों करूं बेटा, क्यों करूं? कर लो। छोटा नहीं है, मेथड वही है, बस के क्यू क्यू। मैंने ये स्टेप्स नहीं लिखे इसलिए तेरे को छोटा लग रहा है। स्टेप्स उतने ही है। स्टेप
बेटा इसमें भी करना तो वही है, मैं बोल तो रहा हूं, मैंने सीधा ये फॉर्मूला लिख दिया, मैंने वो लिखा नहीं, टाइम पीरियड से निकाला है मैंने। करना इसमें भी वही है बेटा, स्टेप्स उतने ही है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके जी, थैंक यू।